अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली खत्म करने जा रहे हैं। जो बच्चे कह रहे थे सर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, सर हमने कोई टेस्ट दिया था हमें सवाल समझ नहीं आ रहा, और आपके इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो अब तक पैदा हो चुके हैं, सब खत्म होने वाले हैं अभी के अभी। यानी कुछ देर में आप ये चैप्टर एंड कर लेंगे। अपनी पेंसिल, शार्पनर, जो बुक और हाइलाइटर जो कुछ है उठा लो और उसके बाद शुरू हो जाओ। मैं अभी आपको समझाऊंगा, साथ साथ समझते जाओ। आप देखिएगा कितना जबरदस्त तरीके से आपका चैप्टर तैयार हो जाता है, और टेस्ट में, एग्जाम में कोई ऐसा सवाल भी नहीं रहेगा जो आपको ना आएगा। इंशाल्लाह हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आपको सारे सवालात मिलेंगे, तो जवाबात आपको यहां मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारी बुक ने लिखा है एलिमेंट्स के अंदर कि एलिमेंट क्या है, यानी एलिमेंट्स के रिलेटेड कुछ पूछा है और बताया है। जैसे सपोज कीजिए बुक वाला ये कहता है कि एलिमेंट ज्यादातर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, जो नाम आपको आता है वो सॉलिड ही दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं फ्यू जो कि लिक्विड हालत में, यानी नेचुरल कंडीशन में, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, जैसे कि मरकरी है, गैलियम है, ब्रोमीन है, वो बहुत कम है। जबकि बाकी कुछ हैं गैसेस, जैसे मिसाल के तौर पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपने अपना पीरियोडिक टेबल उठाना है, उसके राइट साइड पर जितना भी ज्यादातर है वो सॉलिड है, जो उसके लेफ्ट साइड पर आखिर में नोबल गैस और चंद हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है, वो गैसेस हैं। और दरमियान में आपको कलरफुल नजर आएगा कुछ एक ऐसा हिस्सा जिसमें मेटालॉइड्स के साथ साथ दिए गए हैं कुछ लिक्विड्स, जैसे मैं नाम लिया ब्रोमीन बिल्कुल राइट साइड पर, और इसी के साथ साथ गैलियम और मरकरी। ये वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली तौर पर लिक्विड पाए जाते हैं। अगर आपने याद नहीं भी करना, बस बुक की तरह रखो कि भाई कम एलिमेंट्स लिक्विड हैं, ज्यादातर सॉलिड हैं, और जो कुछ बच जाते हैं वो गैसेस हैं। ये आपकी बुक की वर्डिंग है, आपने उसी तरह जस्टिफाई कर देना है। ज्यादा चीजें लिखेंगे तब याद करेंगे, तब आप अपनी बुक तैयार कर चुके हो, तो मतलब अपना मेन काम कर चुके हो तो एक्स्ट्रा कीजिएगा, वरना सुन ले, लिख ले, लेकिन याद आपको पहले अपनी बुक ही करनी है ताकि एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके। बाकी कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। आगे लिखता है एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो एलिमेंट्स तो बहुत सारे किस्म के हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे गए सल्फर, यूरियम मतलब गोल्ड, आयरन, ब्रोमीन, एल्यूमिनियम, जिंक। कहता है कि ये तो अलग अलग किस्म के, जैसे मिसाल के तौर पर चंद एक जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, ये उनकी अलामत है। जैसे आप किसी लोहे को या किसी भी मेटल को थोड़ा सा खुरचें, उसको रगड़ा दें ताकि ऊपर की जो उसके ऊपर तह जम गई है जंग की वो उतर जाए, तो अंदर से चमकदार नजर आता है, तो मेटल लस्ट्रस है। गोल्ड इसकी मिसाल ज्यादातर आप देखते हो कि जो गोल्ड है, लोहे पे तो जंग जल्दी आ जाता है, गोल्ड पे जरा देर से आता है, इसलिए आपको गोल्ड चमकदार दिखता है। और चंद एक नॉन मेटल हैं जो आपको काफी डल दिखती हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन आपके पास मिसालें हैं। अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो कार्बन का मतलब पेंसिल का सिक्का ले लें, या फिर कोयले की मिसाल समझ लें। तो ये आपके पास नॉन मेटल भी हैं, जो चंद एक मैंने बात की है कार्बन के लिए, और डल दिखती हैं। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको लस्ट्रस मतलब चमकदार और कुछ डल दिखते हैं। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है जो बुक पूछ रही है कि ऐसा क्यों है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि डिफरेंट किस्म के एटम्स पाए जाते हैं एलिमेंट में। यानी आपको ये कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, लेकिन एटम्स डिफरेंट तरह के होते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, इसलिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई हैवी है, कोई इसी तरह से चमकदार है, कोई डल है। तो ये सब कुछ किस वजह से है? उन एलिमेंट्स में एटम्स की वजह से। तो भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात और आगे लेके चलते हैं। कुछ सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, वो वक्त के साथ साथ अभी भी हल होने वाले हैं। तो लिखता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बात एक है, पर हमारे पास 2.1 टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से है, तो हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रीस फिलोसोफर डेमोक्रेटस के बारे में बात चली है। ये आप समझ सकते हो कि ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्या हुआ शुरू से, कैसे एटम एलिमेंट का तस्करा शुरू हुआ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। उसने कहा कि अगर आप दुनिया की कोई शय भी ले लो और उसको तोड़ते जाओ तो छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, और यकीनन एक ऐसी शक्ल पहुंच जाएगी जो मजीद छोटी नहीं हो सकती। मतलब ये इंसान की जहनी सोच थी, उसने कट कर कर नहीं देखा था,
लेकिन वो सोच रहा था कि कोई ना कोई, देखो ना, अगर खुद सोचो एक तिनका बारीक सा, उसे कट करो, तोड़ो, आसानी से टूट जाता है। इसी तरह से दोबारा तोड़ो, उसका एक हिस्सा फिर टूट जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना छोटा हो जाता है कि तोड़ना मुश्किल होता होगा। तो उसने कहा कि एक ऐसा जर्रा बनेगा जो इतना छोटा है, जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता और आम आंख से नजर भी नहीं आता। उसने उस टिनी पार्टिकल को बाद में वजाहत के जरिए बताया, लेकिन अभी फिलहाल नाम रखा टिनी पार्टिकल, छोटा पार्टिकल। फिर जॉन डाल्टन आया, उसने इसके बारे में एविडेंस भी दी। यानी इससे पहले जो ग्रीस फिलोसोफर्स थे, या कह रहे हैं उनकी जो फिलोसफी थी, वो थ्योरी पर बेस करती थी, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं करते थे, पर वो समझते थे ऐसा होता होगा। लेकिन फिर उसके बाद जब नए दौर स्टार्ट हुए, नई मशीनें आ गई, नए मतलब सोचने समझने के तरीके आ गए, तो फिर वहां पर एविडेंस भी आने लगी, सबूत भी आने लगा कि हाँ वाकई में दुरुस्त है, कोई चीज गलत है, यानी सही और गलत का फैसला होने लगा। तो एटम इज पार्टिकल कांट बी फर्दर डिवाइडेड। तो डाल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया, जो उस वक्त अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अभी वहां पर बहुत जदीद किस्म के आलात नहीं आए थे, इस वजह से वो यहां तक ही पहुंचा कि वाकई में एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत से दूसरे लोगों ने जब मजीद तरक्की हुई, डिस्चार्ज ट्यूब आई और उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके देखा, तो एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड। यहां पर आकर एक ब्रेक थ्रू हुआ। देखो एक बात सही है, एटम एक टिनी पार्टिकल है, ओके, लेकिन एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यह सोचा जाता रहा कई सदियों तक। लेकिन अब फैसला बदल गया था, अब कहा जा रहा था नहीं 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 नहीं, एटम के अंदर भी उससे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और बहुत सारे पॉजिट्रॉन, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कहा जाता है 100 सच पार्टिकल्स और मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर देयर, यानी 100 से ज्यादा पार्टिकल एटम के अंदर हैं। तो एटम तो खुद छोटा ना हुआ ना, एटम से छोटा भी कोई है। तो बहरहाल आपकी बुक में इतना कुछ नहीं है, आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तस्करा आएगा। अब चलो आगे, तो वो लिखता है इट इज नॉट स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट एटम नहीं है। स्मॉलेस्ट क्या है, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जैसे मैंने और दूसरे पार्टिकल्स कहे हैं, तो वो एटम से भी छोटे हैं। अब वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इसके बारे में आगे हम मजीद पढ़ेंगे, तो लोगों ने ये देखा कि कुछ पार्टिकल, एटम के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे सपोज कर लो आपके पास दो वायर्स होती हैं, जब हम किसी पंखे को, बल्ब को जलाते हैं, एक ठंडी तार, एक गर्म तार, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, ठीक है। इस तरह से एक लाइव वायर, यानी मुख्तलिफ नामों से आप पहचानते हैं उसको। तो आप समझ लें दो किस्म की वायर्स हैं, तो उनको प्लेट से जोड़ दो दोनों को। तो हमने देखा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ कुछ जा रहे थे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर थे, उनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन और उन पर चार्ज था नेगेटिव। इसी तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट हुए नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी उन पर खुद पर चार्ज पॉजिटिव था, उनका नाम रखा गया प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कहीं डिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें नजर भी नहीं आते। तो अब आपको ये समझ में आया अब तक कि ये डिस्कवर हो चुका था कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम में कुछ है। और यहीं से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि एटम में ऐसा क्या है, और यहां से इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे। देखो बेटा, यहां पर जो आपके पास बातें आती है, जैसे लस्ट्रस, मैंने ग्रीन कलर में कर दी है, ये आपके एमसीक्यूज हैं। बाकी आप देखो, ये क्वेश्चन छोटा सा मैंने बनाया है, व्हाई एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो आप लिखेंगे एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन देम। क्योंकि इनमें डिफरेंट किस्म के एटम पाए जाते हैं, इसलिए एलिमेंट बदल जाते हैं, एक दूसरे के निस्बत अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद यहां पर ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें तीन बातें की गई हैं। डेमोक्रेटस ने क्या कहा कि उसने कहा कि टिनी पार्टिकल्स होंगे हर मैटर के। जॉन डाल्टन ने कहा कि हाँ, उसका नाम एटम है, जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर मजीद रिसर्च हुई और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने यह साबित कर दिया कि नहीं, एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम से छोटे भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल भी बाद में कहा गया। अब आते हैं मजीद आगे, जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, जिसको हम कह सकते हैं राइट डाउन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, इससे रिलेटेड चंद सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस वाले एक क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब को। डिस्चार्ज ट्यूब की कई तरह की शेप्स होती हैं, तो ये फिलहाल एक सिंपल सी शेप है जो यहां से पतली और आगे से मोटी है। अब आपने क्या समझना है, आपने ये समझना है कि देखो भाई, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एनोड और ये
यानी कैथोड और एनोड है। कैथोड से कुछ रेडिएशन निकलेंगी और वो आगे क्यों जाएंगी? एनोड की वजह से। समझो ये आपके पास एनोड है और यहां से कुछ नेगेटिव रेज आ रही हैं, तो नेगेटिव रेज कहां भागती हैं? वो भागती हैं पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ। लेकिन एनोड क्या है? वो पोरस है, सुराखदार है, तो उसके अंदर से गुजर जाती है। ठीक है, ये जा रही है सीधी सीधी सीधी, और जहां पर टकराती हैं वहां जाकर ग्लो पैदा होता है, और इससे हमें हमें नजर आता है वो ग्लो। उस ग्लो की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि कुछ पार्टिकल यहां पर आकर गिर रहे हैं। ये बात हो गई क्लियर। अब हमने क्या किया, उसके बाद दो प्लेट्स लगाई। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव प्लेट लगाई गई। इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर ऐसा किया गया। तो हमने देखा कि वो जो ग्लो बिल्कुल सामने आता था, अब वो ग्लो बदल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नेगेटिवली पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव पार्टिकल्स की एक बखेर है। अब नेगेटिव पार्टिकल कहां पर अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो वो पॉजिटिव की तरफ ग्लो होने लगा। इससे हमें पता चला कि कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ हरकत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस तरह हमें पता चला इनमें कोई चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही बात दुरुस्त है, लेकिन ये ग्लो बदला भी जा सकता है। अगर हम इस फील्ड को चेंज कर दें तो भी क्या होगा? हमने सोचा कि हो सकता है वो ऊपर ही जाते हों, हम पॉजिटिव प्लेट नीचे कर दें और नेगेटिव प्लेट ऊपर, तो फिर वो नीचे आकर लगेंगे। इस तरह हमें पक्का पता चल गया कि वाकई में इलेक्ट्रॉन पर, या वो जो अभी इलेक्ट्रॉन नाम नहीं रखा लेकिन फिलहाल अभी हम कह लेते हैं क्योंकि हम तो अब हैं, उस वक्त के दौर में उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कैथोड पार्टिकल था। क्यों? क्योंकि कैथोड से आने वाले पार्टिकल्स थे ना वो, इसलिए कैथोड पार्टिकल्स वो रेज की शक्ल में दिखते थे, तो नाम दे गया कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के नाम से पुकारते थे। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन नीचे आके गिरते थे। इससे ये बात भी साबित हुई कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। क्योंकि हमारी बुक में इतना ज्यादा यहाँ पर इतना मटेरियल नहीं है, बस आप इस हद तक समझ लो कि हाँ, इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये साबित हो गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कैथोड से आ रहे थे, इसलिए उनका नाम कैथोड रेज या कैथोड पार्टिकल रखा गया। शुरू में तो पार्टिकल भी नहीं कहा गया, रेज कहा गया, फिर बाद में पार्टिकल साबित हुए, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन साबित हुए, वो हम आगे चलकर समझाते हैं आपको। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जो शीशे की बनी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं ये ग्लास की बनी, शीशे की बनी है। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? कैथोड लगाते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं समझाने के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है इसको समझना, ये भी अलग से सवाल आ सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बयान करो। describe the discharge tube experiment to discover electron, या how does electron discover by the discharge tube experiment, who discover the electron by discharge tube experiment। तो इस तरह से डिफरेंट तरह से सवाल आएंगे, जवाब एक ही है। अब सवाल देखो भाई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या क्या हुआ? देखो दो तीन बातें। एक तो उसका पहले आपने बताना स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो मैं समझा रहा था वो यहाँ पर आ गया। ये एक हार्ड ग्लास की, सख्त ग्लास की बनी हुई है। मेटेलिक इलेक्ट्रोड यानी इसमें एनोड और कैथोड लगे हुए हैं। वैक्यूम पंप, इसमें एक ऐसा पंप है जो अंदर की हवा को निकालता है। अंदर की हवा या एयर को कंप्लीटली नहीं निकालते बल्कि हवा को कुछ कम करते हैं, जिससे अंदर हवा का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट लो प्रेशर पर किया जाता है, जिसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप लगाना जरूरी है। फिर अब आते हैं कि ये चीज काम कैसे करेगी, वर्किंग। ठीक है ना, वर्किंग, या इसको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं कि आखिर इन सब चीजों की मदद से आपने क्या किया। तो जवाब ये आता है, अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ गैस। यानी आपने ये जो एनोड और कैथोड है ना, इसके जरिए से, देखो बेटा, इसके जरिए से करंट जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा हाई वोल्टेज बनेगा टू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। यानी अंदर जो गैस है उसको लो प्रेशर पर रखना है, लो प्रेशर पर। ठीक है, ये चीज आपके पास देखो इस तरह से हाईलाइट भी कर दिया करो। हाईलाइट करने से फायदा ये होगा आपको कि जो चीज टीचर ढूंढ रहा है और वो आपने हाईलाइट करके उसको दिखा दी है, तो टीचर बहुत कम पड़ेगा, नंबर फुल देगा। और अगर आपने चीजें छुपा छुपा के लिखी हैं, चाहे पूरी लिखी हैं, और अगर वो नजर में नहीं आई तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने इसमें एहतियात बरतनी है। फिर उसके बाद लिखता है कि वेरी लो प्रेशर, ये चीज बहुत अहम रहेगी।
इन अ ग्लास ट्यूब। तो ये पहली पहली बात लिखी, हाई वोल्टेज दिया किसको, डिस्चार्ज ट्यूब को, ताकि उसके अंदर की जो गैस है वो जो लो प्रेशर पर है वो वहां पर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए। थोड़ी सी जरा बात समझ नहीं आएगी, अभी इतना समझ लो कि हाँ भाई हमने बिजली लगा दी है और इधर से करंट बह रहा है। ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देखो भाई ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है इसका बिहाइंड, तो इसके बिहाइंड पीछे आपको एक ग्लो नजर आएगा, जैसे मैंने अभी आपको ग्लो के बारे में बता दिया है। तो जो ग्लो होगा ना वो आइडेंटिफाई करेगा कि कोई चीज आके टकरा रही है। रेज आर कमिंग फ्रॉम द, इससे पता चला कि कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, रेज आ रही हैं फ्रॉम कैथोड, सो नेम्ड एज कैथोड रेज। तो अब तक हमने ये सीखा जो मैंने बता दिया था पहले ही आपको कि यहां से आने वाली जो रेज हैं वो कैथोड रेज कहलाई, चूंकि कैथोड से निकली थी और वो वाकई में हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन की गई विद द हेल्प ऑफ ग्लो। ये ग्लो कहां होता था, एनोड की बैक साइड पर। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट तो कर लिया गया, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रेडिएशंस हमने देखी उनकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज जे थॉमसन ने दी। अब जे थॉमसन ने क्या कहा, उसने कहा कि रेडिएशन बेंट होती हैं या रेज बेंट होती हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप यही कह सकते हैं दीज रेज हैज नेगेटिव चार्ज या दीज रेज हैव नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं या आप इन्हीं तीन लफ्जों को लिखें, रेज बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम, या ड्यू टू विच इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो जिस तरह से भी आप कहना चाहो, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्टेड होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन इख्तियार करती है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यही मैंने आपसे कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में ये नीचे की तरफ आ सकती है, और अगर दोनों को अप्लाई कर दो फिर सीधी चली जाएंगी। तो बात यह है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड में भी अपने असल रास्ते से हटके कहीं और डायरेक्ट हो रही हैं। यही बात उसने लिखी कि मैग्नेटिक फील्ड में दे डायरेक्ट, तो दे आर डायरेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो इससे क्या साबित हुआ, हमारी बुक ने नहीं लिखा पर यह साबित हुआ कि इन रेज पर मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्सेस भी हैं। क्या थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको सिखाएंगे कि रेज कई तरह की होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिन्हें बोलते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारी बुक के स्कोप से ये चीज बाहर है, इसलिए सादा लफ्जों में बात की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद चलते हैं मजीद आगे। ये जो पॉइंट है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मैस टू चार्ज रेशो, देखो बेटा बात सुनो, हम एक रेशो निकालते हैं, तकसीम करते हैं मैस को चार्ज, या ये कह लें चार्ज को मैस पर तकसीम करते हैं, तो हो गया मैस टू चार्ज रेशो। उल्टा भी हो सकता है, चार्ज टू मैस रेशो। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई ऐसा डेटा मिल जाए जिसको हम कंपेयर कर सकें। तो देखो भाई, अच्छा ये बात देखो, आपके पास दो पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास दो पार्टिकल हैं, ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब चार्ज तो सेम है लेकिन एक हल्का है और एक भारी है, तो मैस के एतबार से क्या होगा, चार्ज तो सेम है लेकिन मैस टू चार्ज रेशो मुख्तलिफ हो जाएगी। या देखो अगर मैस एक है, हम ये कहते हैं कि इसका मैस एक है और इसका मैस दो है, तकसीम करो मैस को चार्ज पर, चार्ज दोनों का सेम है। अब इसका जवाब आया एक, इसका जवाब आया दो, यानी एक मैस एक चार्ज, दो मैस एक चार्ज। अब जवाब मैस टू चार्ज रेशो का डिफरेंट है लेकिन चार्ज सेम है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, दुनिया में ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका चार्ज सेम हो, तो सिर्फ चार्ज की बिना पे फैसला नहीं हो सकता। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारे पार्टिकल का मैस सेम हो लेकिन चार्ज डिफरेंट हो। तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स का या जो भी आपको इसमें रेस दिख रही हैं उनका एक रेशो निकालते हैं। ये रेशो कभी भी दो डिफरेंट पार्टिकल की सेम नहीं हो सकती, मतलब दोनों चार्जेस सेम हो सकते हैं, दो पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स का मैस भी सेम हो सकता है, चार्ज सेम मैस डिफरेंट, मैस सेम चार्ज डिफरेंट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैस टू चार्ज रेशो दोनों की सेम हो। यही वजह बनी कि जब बाद में हमें थोड़ा ज्यादा एडवांसमेंट मिली और डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला, तो जो इलेक्ट्रॉन की मैस टू चार्ज रेशो थी वो कैथोड रेस की भी मैस टू चार्ज रेशो थी। और ये वाली बात हमें पता है कि ये जो रेशो होती है कि किसी दो पार्टिकल की अगर सेम हो जाए तो वो पार्टिकल सेम है,
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो अलग पार्टिकल्स की ये मास चार्ज रेशो सेम आ जाए। तो इसी चीज ने डिस्कवरी दी इलेक्ट्रॉन की कि भाई जब हमने कैथोड रेस के बारे में पढ़ा, उसकी मास चार्ज रेशो निकाली, तो फिर क्या था, नेगेटिव चार्ज आया, ये यानी नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल साबित हुआ। These are named as electron and subatomic particles of all element। यानी जब हमने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन को, और देखो इलेक्ट्रॉन हमें बाद में भी समझ में आए, क्योंकि एटम के अंदर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता था उसकी भी मास चार्ज रेशो निकली और इसकी भी निकली, दोनों सेम निकली। इसका मतलब ये है यही कैथोड रेज ही असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं और सब एटॉमिक यानी एटम के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम आखिरकार इस सारे बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यही इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तमाम एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा, ये सारे कहाँ होते हैं, एटम के अंदर। तो फिलहाल हमने डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम कह रहे हैं चाहे सोडियम हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, बेरियम हो, रेडियम हो, कुछ भी हो, कोई एलिमेंट भी हो, सब के अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। ये वाली बात आखिरकार डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर लेकर गई। यहां पर ये आपका बेटा हिस्सा मुकम्मल होता है। अब आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसके बारे में बहस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और ई गोल्डस्टीन 1886 में इसको डिस्कवर किया। उसका एक आइडिया था, उसने कहा कि भाई आपने इलेक्ट्रॉन तो दरियाफ्त कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब भी हम किसी एटम के बारे में बहस करते हैं तो एटम के बारे में बहस करते हुए पता चलता है कि वो एटम तो न्यूट्रल है, जबकि आप कह रहे हैं कि उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस एटम को तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उसके जहन में एक आइडिया आया कि अगर नेगेटिव चार्ज अंदर रखें तो मसला नहीं है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अंदर लाजमी तौर पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो कि नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। तो ये जो आइडिया था ना, इस आइडिया ने बताया कि प्रोटॉन किस तरीके से, या वो प्रोटॉन का नाम भी नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, और इसी की वजह से फिर प्रोटॉन दरियाफ्त हो गए। अब देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को कैसे किया गया। सबसे पहले ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये भी एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है। इसमें क्या है, इसमें आपने यही चीज दोबारा सोचनी है। क्या सोचना है, कैथोड से कैथोड रेज निकलती है, ये बात तो हमें पता है। अब कैथोड से तो कैथोड रेज निकलती हैं, ये है जी कैथोड। अब इस कैथोड से रेज तो निकलेंगी जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और जैसे हमने सीखा कि नेगेटिवली चार्ज जो रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो वाकई में वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बात पुरानी हो गई, जैसे ये थी वैसे आपने वो कर दी। लेकिन इशू ये है कि जब ये देखा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसकी मुखालिफ सिमत में कुछ और चार्ज जा रहे थे कैथोड की तरफ, और कैथोड को बनाया गया था परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार। अब क्या हुआ, इससे परफोरेशन की वजह से वो जो पार्टिकल थे वो बजाय कैथोड पर आकर टकराने के, वो उन सुराखों से निकलकर पीछे आ गए और उन्होंने यहाँ पर ग्लो शुरू कर दिया। अब जब ग्लो किया तो फिर पता चला कि यहाँ तो कोई भी और पार्टिकल आ गए जो कि इलेक्ट्रॉन के मुखालिफ सिंक से आए हैं, उल्टे चल रहे हैं। तो फिर इस तरह उसका नाम क्या बनेगा, एनोड रेस, एनोड पार्टिकल्स। और फिर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मुखालिफ यानी कि पॉजिटिव। तो इन चीजों के बारे में जरा यहां पर देखते हैं कि वो कैसे लिखती है। वो लिखता है पहले नंबर पर तो नंबर ऑफ, देखो आइडिया, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि एटम को न्यूट्रल होना चाहिए। तो फिर अब एक और चीज की जरूरत थी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब वही पुरानी बात, जैसे कि हमने यहां पर लिखा था स्ट्रक्चर, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यहां पे भी आपने लिखना है स्ट्रक्चर, ये किस चीज से मिलकर बना है। देखो भाई, जो कुछ दिख रहा है वो आपने बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर एनोड प्लेट, ये आपके पास एक एनोड प्लेट है। हाई वोल्टेज बैटरी, ये ऊपर एक बैटरी दिखाई गई है जिससे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल निकाले गए हैं। फिर उसके बाद लिखा है ग्लास, गैस फिल्ड, यानी उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस फिल हुई है। तो ये गैस फिल्ड इन
डिस्चार्ज ट्यूब कह लो, गिलास ट्यूब कह लो, आपकी मर्जी है। ये गिलास ट्यूब ये अलग से लिख दिया गया है। परफोरेटेड कैथोड जो कि ये है, यानी एक ट्यूब जिसको हमने गिलास ट्यूब कहा, एक एनोड, एक परफोरेटेड कैथोड, एक हाई वोल्टेज बैटरी और अंदर भरी हुई है गैस। ये जी आप चाहो तो इस तरह लिख लो जैसे मैंने लिख दिया है, या आप इसको 1 2 3 पॉइंट बनाकर या एक पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है किस तरह से लिखोगे, लेकिन मेन आइडिया यही रहेगा। अब आता है वर्किंग। अब ये सब चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं? काम तो मैंने बता दिया पहले से, लेकिन बुक की तरफ देखते हैं। गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड। उसने देखा कि एनोड से आने वाली कुछ रेडिएशन है, और उसने पहले तो ये नहीं देखा था। एंड मूव टूवर्ड्स कैथोड, और वो कहां आ रही हैं? कैथोड की तरफ आ रही हैं। ही कॉल्ड इट कैनाल रेज। देखो भाई, इन सुराखों को कैनाल बोलते हैं जो कि कैथोड में है, परफोरेटेड कैथोड में है। तो चूंकि वो इस सुराखों से गुजर गए, कैनाल से गुजर गए, इसलिए इन रेज का नाम या पार्टिकल्स का नाम कैनाल रेज रखा गया। और चूंकि ये एनोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए इनका नाम एनोड रेज रखा गया। बाद में समझ में आया कि ये एनोड से नहीं आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा यहाँ पे चलते हैं, फिर बात करते हैं आगे चलकर प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। जैसे यहां हमने प्रॉपर्टीज लिखा था, अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, ये अलग से 2 नंबर का सवाल आ सकता है। यानी राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये भी एक क्वेश्चन है, और राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लिखता है प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। अब उन्हें क्या लगा कि भाई ये जो एनोड की तरफ से आ रही है तो शायद एनोड से निकल रही होंगी, लेकिन ये एनोड से नहीं निकलती, बल्कि क्या होता है, गौर करना, जब बहुत तेजी के साथ क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज मूव कर रही होती हैं, तो दरमियान में गैस के पार्टिकल्स आ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जाकर गैस के पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। दोबारा देख लो, ये जो कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज हैं, ये पहले से मौजूद गैस के पार्टिकल या उनके एटम से उनके इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और जब गैस के पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उन पर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो वही गैस जो अंदर भरी हुई थी, उन्हीं गैस से ये पॉजिटिव पार्टिकल क्रिएट होते हैं और वो मूव करते हुए आते हैं कैथोड की तरफ। तो आते तो कैथोड की तरफ है, लेकिन महसूस होता है जैसे एनोड से आ रहे हो। तो ये वाली बात थोड़ी सी समझ लीजिए कि ये एनोड से नहीं आते, बल्कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस से ही के ही पार्टिकल्स हैं, तो वही आ रहे हैं। तो यही बात इसने लिखी। In fact, गैस आयंस वर डिस्कवर्ड विद हाइड्रोजन आयन। इसमें गैस डिस्कवर हुई। देखो, अंदर जो गैस भरते हैं ना, वो इनर्ट होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऐसी गैस होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन जब न्यूट्रल होता है तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन चूंकि मैंने अभी बताया कि तेजी से भागने की वजह से इलेक्ट्रॉन उस गैस के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पीछे पॉजिटिव चार्ज वाली गैस बच जाती है, जैसे हाइड्रोजन आयन। तो यहां तक तो बात हो गई थी खत्म। बस इतना जानता था कौन? गोल्डस्टीन। लेकिन गोल्डस्टीन के बाद कुछ मजीद इसमें तब्दीली हुई। वो ये, रदरफोर्ड आया 1917 में और उसने मजीद परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स, और उनकी परफॉर्मेंस के बाद कुछ ये साबित हुआ। देखो, जैसे मैंने ये लिखा है कि ये पूरा एक एटम था, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो पीछे चार्ज क्या बचा? पॉजिटिव। समझो ये हाइड्रोजन का एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो बाकी क्या बचा? हाइड्रोजन आयन। अब एक बात फिर देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी क्या बचा? प्रोटॉन। अब आपको दो चीजें समझ में आ रही हैं, देखो मैं समझाता हूं कैसे। देखो, ये आपके पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो बाकी क्या बचा? हाइड्रोजन आयन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास हाइड्रोजन पर एक था इलेक्ट्रॉन और एक था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो पीछे क्या बचा? प्रोटॉन। अब आपने दिमाग में बात बिठा लेनी है कि हाइड्रोजन आयन को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हो। तो वो तो हाइड्रोजन आयन यानी कि गैस के आयन समझ रहे थे, लेकिन हकीकत में वो प्रोटॉन ही थे। तो फिर यही रदरफोर्ड ने मजीद बताया। उसने कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, देखो ना, हाइड्रोजन के एटम के पास प्रोटॉन कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन कहां पर है? बाहर घूम रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन न्यूक्लियस में। तो वो कहते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रोटॉन।
एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट्स, और ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह तमाम एटम के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन की दरियाफ्त कुछ यूं हुई। दोबारा देखो, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से जो किया गया, गोल्डस्टीन ने यह निकाला कि वहां पर कुछ पार्टिकल्स थे जो कहां आ रहे थे, कैथोड की तरफ, और उसमें हाइड्रोजन आयन भी थे। रदरफोर्ड ने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन है ना, यही तो प्रोटॉन होते हैं, और इस तरह से प्रोटॉन की दरियाफ्त कंप्लीट हो गई। तो ये आपके पास एक छोटा सा हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं मजीद आगे और हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो ज्यादातर हमारे बुक ने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं लिखा है। एक्सपेरिमेंट होता है लेकिन नहीं है तो बस ठीक है, मजे हैं फिर तो। बस चंद एक आपने पॉइंट याद कर लेने हैं जो कि न्यूट्रॉन के लिए जरूरी है। तो आपने पहले याद करना है, डिस्कवर्ड इन 1933, 1933 में ये दरियाफ्त हुआ, ठीक है, और हैव नो चार्ज ऑन देम, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तभी तो इसको न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितना भारी प्रोटॉन होता है उतना ही भारी न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। आगे चलकर इसके बारे में बात होगी। फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कहते हैं जैसे हमने यहां साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। देखो, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि 100 पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो फिर उनमें से फंडामेंटल 3 है, यानी जो लाजमी तौर पर हर एटम का हिस्सा होंगे। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे लिखता है प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट, ये आपका एमसीक्यू बन गया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 का मतलब होता है प्रोटियम। हाइड्रोजन के एटम कई तरह के हो सकते हैं, किसी का वजन 1, किसी का वजन 2, किसी का वजन 3, यानी कि 1 2 3 हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो बात यहां पर यह है कि वो हाइड्रोजन जिसका वजन या मास 1 होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये कमाल की बात है, इसमें एमसीक्यू याद रख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आने के काफी चांस हैं। नंबर वेरीज इन डिफरेंट एटम्स, हाँ ये होता है कि किसी एटम में न्यूट्रॉन कम और किसी एटम में न्यूट्रॉन ज्यादा, और ये जब न्यूट्रॉन कम ज्यादा होते हैं तो हम एटम की टाइप बदल देते हैं, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा, हमारी बुक में आइसोटोप के बारे में फिलहाल नहीं है स्मार्ट सिलेबस के एतबार से। तो यहां पर अब वो लिखता है हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन टिनी एटम्स, यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया है तो फिर अगला सवाल तो ये आएगा ना कि एटम जिसको हमने शुरू में कहा कि इतना छोटा होता है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि उसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो आखिर वो सब चीजें एटम के अंदर कैसे चली गई या कैसे लगी हैं, कैसे वहां पर वो अरेंज्ड हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर ये सवाल का जवाब देने जाओगे तो फिर एटम का स्ट्रक्चर तो मालूम करना पड़ेगा। अब वो कहता है कि एटम के स्ट्रक्चर को अंदर से देखने के लिए भी हमें मजीद वजाहत देनी पड़ेगी। सबसे पहले जिक्र करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। देखो, इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इसके अंदर यही पढ़ना है कि एटम किस तरह से बना है, उसमें क्या कुछ मौजूद है। तो अब तक हमने ये सीखा कि एक तो हमने सीखा कि एटम, शुरू में बता दिया था मैंने आपको यहाँ इस वाले पोर्शन में कि एटम्स क्या है, वो हर एलिमेंट का पार्ट है। फिर हमने ये कहा कि एटम में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, फिर हमने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, फिर हमने कहा कि उसके अंदर देखो क्या मसला था, थोड़ा समझाने वाली बात है। अब सर ये आइडिया तो बड़ा कमाल था कि अगर एटम न्यूट्रल है और उसमें नेगेटिव पार्टिकल हैं तो पॉजिटिव भी होने चाहिए उतनी ही तादाद में, ताकि न्यूट्रल कर सकें एटम को। जब एटम न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो चुके हैं, तो फिर न्यूट्रॉन का आइडिया कैसे आया होगा। तो देखो इसका आइडिया मैं बताता हूं आपको। वो आइडिया कुछ यूं आया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम का हिस्सा हैं उनको तोलते, यानी उनको हम वजन निकालते, उनको ऐसे समझ लो, तो वो कम होता, लेकिन हम पूरे एटम का वजन करते तो ज्यादा होता। अब हमें तो पता था ना कि एटम में 2 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो पूरे एटम का वजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितना ही होना चाहिए था। लेकिन जब भी हम उसको तोलते तो क्या होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का वजन बराबर ना होता, कम होता एटम की निस्बत। तो फिर इससे क्या आइडिया निकाला, इससे यही आइडिया है ना कि एटम में कुछ और भी है, और ये फर्क थोड़ा भी नहीं था, ये फर्क ज्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम में कोई भारी जर्रा और मौजूद है,
तभी उस भारी जर्रे की खोज के लिए हमें चले तो न्यूट्रॉन मिला। तो न्यूट्रॉन जो है वो असल में मैस को काउंटर पार्ट कर रहा था, मतलब एटम का ज्यादातर मैस दो वजूहात की बिना पर है। किनकी? नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन। और एटम का वजन तो, एटम में इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना होने के बराबर है। तो यही बात आप देखो गौर से, लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 में उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। ही हिट स्ट्रीम ऑफ स्पेशल पार्टिकल्स, जिनको अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं, टू वेरी थिन गोल्ड फॉयल। एक ऐसे समझो कि उसने टिश्यू पेपर के ऊपर गोली फायर, बुलेट फायर कर दी, और क्या होगा, बुलेट ऐसे जाएगी और टिश्यू को तोड़ती निकल जाएगी। लेकिन उसने देखा ऐसा भी हुआ, लेकिन चंद बुलेट्स वापस आ गई, अल्फा पार्टिकल टकराकर वापस आ गए। उसने कहा ये क्या, क्या दरमियान में कोई ऐसी सख्त और ठोस चीज मौजूद है जिसे टकराकर वापस आया जाए? यही ठोस और सख्त चीज जो एटम के दरमियान में थी, उसका नाम रख दिया गया दरमियान। न्यूक्लियस को दरमियान ही बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम द न्यूक्लियस ऑफ माई क्लास, तो इसका मतलब है कि मैं अपने क्लास का न्यूक्लियस हूं, मरकज हूं, मेरे गिर्द सब कुछ घूमता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से उसका नाम भी दरमियान यानी न्यूक्लियस रख दिया गया। तो इस तरह न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अच्छा, ही कंक्लूडेड, नतीजा क्या निकला कि न्यूक्लियस है, एटम के अंदर दरमियान वाला हिस्सा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन भी है, और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है बल्कि न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ है जहां पर इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं। तो ये उसने दो बातें निकाल कर दी अपने एक्सपेरिमेंट से। फिर मोस्ट mass of atom is in the nucleus, यानी जैसे मैंने कहा कि अगर एटम को तोलो तो वजन जितना निकलेगा वो तकरीबन वजन बराबर होगा सिर्फ न्यूक्लियस के। सर कहेंगे, अब कहेंगे सर ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के गिर्द चीजें हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हरकत कर सकते हैं, तो उनका कुछ नहीं। हाँ, उनका कुछ नहीं, मतलब एटम का ज्यादातर मैस न्यूक्लियस में ही है और उसके बाहर ना होने के बराबर है। तो यही लिखा है, ड्यू टू टू हैवी पार्टिकल्स, जिनका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। यानी बेशक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं बट इलेक्ट्रॉन का मैस नेग्लिजिबल है, इंतहाई कम है। इसलिए अगर एटम का मैस सही तरह तस्वर करना है आपने, तो आपको दो मैसेज अच्छी तरह आने चाहिए, जिनमें प्रोटॉन का मैस भी है और न्यूट्रॉन का मैस भी है। इसी बिना पर एटम का एटॉमिक मैस और उसका एटम का मैस मतलब और उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर सीखेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल, अब ये है हमारा नया मॉडल, ठीक है, जो अब हमने देना है एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नील बोहर जो कि हाइड्रोजन एटम को पढ़ रहा था 1913 में, क्योंकि इससे पहले हमने हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करके प्रोटॉन को भी दरियाफ्त किया था। तो हाइड्रोजन एक तो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए उसको समझना इंतहाई आसान रहता है। तो इसने इसके से स्टार्टिंग ली और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दी, और वही इंफॉर्मेशन कुछ यूं है, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल या अकॉर्डिंग टू द नील बोहर मॉडल क्या कुछ सीखने को मिला। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं इन अ स्पेसिफिक पाथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि वो कहीं पर भी घूम सकते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर शेल्स हैं, 1 2 3 4 अगर शेल हैं तो वो इन शेल्स में हरकत करेगा। ऐसा नहीं है कि वो तीसरे और चौथे शेल के दरमियान आ जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक पाथ या रास्ता है, और इसी स्पेसिफिक पाथ या रास्ते को हम शेल बोलते हैं। तो इस तरह से शेल का कॉन्सेप्ट एटम में आया। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज फिक्स्ड, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहेगा तो उस शेल के हिसाब से उसकी एनर्जी होगी। जितना इलेक्ट्रॉन दूर या करीब आ जाएगा तो एनर्जी उसके हिसाब से होगी, मतलब एनर्जी फिक्स है हर एक ऑर्बिट की। इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज मिनिमम एनर्जी कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। पहले नंबर पे आप ये सीखो कि अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है बिल्कुल छोटे से लेवल पर, यानी ऐसे लेवल पर जब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, तो हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है। और ये याद रखी जाए बात कि ये वो एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से ही बात होगी। जब आपको एनर्जी का कहा जाए तो आपने पोटेंशियल एनर्जी समझ लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखता है कि हम इसको, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक हालत में होगा तो उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी अपनी ऐसी हालत जो वो नॉर्मली रहता है उसे ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। और
ऐसी स्टेट जिसमें वो काफी स्टेबल होता है उसको भी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्टेट में है जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और उसकी एनर्जी कम से कम है। As the distance of electron increases from nucleus, its energy also increases. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेगा, कहां से कहां पे जंप करने लगेगा? लोअर एनर्जी लेवल से। जैसे हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर लेवल पे गया, फिर और ऊपर पे गया और आखिरकार वो यहां पर पहुंच गया। अगर इलेक्ट्रॉन जितना दूर चला जाएगा इस तरह उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यही चीज आपको नजर आ रही है। E1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब वो पहले शेल में होता है और फिर वो सबसे कम होती है। फिर वो E2 में अगर आ जाए तो एनर्जी बढ़ जाएगी और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वाली बात आपने यहाँ पर समझी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे हरकत करे तो कर सकता है, तो जवाब है नहीं, वो हर एक स्पेस में नहीं आ सकता जहां वो आप तसव्वुर करो, बल्कि उसको एक खास फासले पर ही रहना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खास फासले पर रहना पड़ेगा और वहीं पर वो हरकत कर पाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सपोज करो आप एक चाबी को घुमाओ, ठीक है ना, यानी आपके पास एक कीरिंग हो और उसको घुमाओ, तो जब उसको घुमाते हो तो वो जो चाबी है वो हरकत करती है। लेकिन अगर आप उस थोड़ी सी एनर्जी उससे कम करके घुमाओगे तो वो चाबी गिर जाएगी, हालांकि उंगली अभी भी घूम रही है। तो इसका मतलब है उस चाबी को घुमाने के लिए एक खास एनर्जी की जरूरत है और वो एक खास ऑर्बिट में ही हरकत कर सकती है। तो कभी आपके पास एक कीरिंग मतलब हो, उसमें चाबी लगी हुई हो, उसे घुमा कर देखिएगा तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। अब यहां पर आपने चंद एक जो पॉइंट सीखे हैं, ये सारे पॉइंट जो कहलाते हैं वो हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर्स, यानी बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के पॉइंट हैं। इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है शेल और सब शेल का जिक्र आता है। इसमें क्या करना है? अब जो इस सारी मालूमात से हमें कुछ मिला है वो कुछ ये है कि शेल्स और सब शेल का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। देखो भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं शेल, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर शेल और ऑर्बिट का नाम लिया था। फिर बात ये आती है कि ये सब शेल क्या है, एसपीडीएफ क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब आप ये समझो कि जो आपके पास ये शेल है ना, ये एक रास्ता है, एक बड़ी सड़क है। अगर हम इस सड़क के अंदर मजीद रास्ते तलाश करें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि एक बड़ी रोड जा रही होती है, उसमें से भी काफी सारी लेन्स होती हैं। मैं जरा उल्टा समझाता हूं। एन जो आपके पास आखिरी शेल है, यानी पहला शेल के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है और आखिरी वाला एन है। तो एन शेल के जो रास्ता है उस रास्ते में अगर हम देखें तो हमें मजीद 4 रास्ते नजर आते हैं। इनमें एक रास्ते का नाम एस है, एक का नाम पी है, एक का नाम डी है और एक का नाम एफ है। तो इसी तरीके से जो एम वाला रास्ता है यानी एम शेल है, उसके अंदर 3 मजीद रास्ते हैं। जो मजीद रास्ते हैं उन्हें सब शेल कह रहे हैं। तो एक शेल हो गए और एक क्या हो गए जी, सब शेल हो गए। तो अब आपको समझ में आया के अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि एस, एल में 2 रास्ते हैं एसपी, एम में एसपीडी और एन के अंदर एसपीडीएफ हैं। और ये जो आपको के एल एम एन नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं जी, शेल्स हैं। और जो आपको एसपीडीएफ नजर आ रहे हैं ये सब के सब क्या हैं, सब शेल्स हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से समझा। इसके बाद आप गौर करो कि हमने इन सारे के एल एम एन शेल्स को एक नंबर दिया हुआ है। जैसे कि पहले शेल का नंबर है 1, दूसरे का है 2, फिर 3, फिर 4। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई कहे कि n इज इक्वल टू 1 तो बताओ सब शेल कितने हैं, तो आपने कहने हैं 1 s। अगर वो कहता है n इज इक्वल टू 2 तो सब शेल कितने हैं, आपने कहने 2 S और P। इस तरह 3 के अंदर, 3 और 4 के अंदर S P D F मौजूद हैं। इनके मतलब भी हैं, हमारी बुक में नहीं लिखे इसलिए नहीं बताए। S फॉर शार्प, P फॉर जो है प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल। तो बहरहाल ये आपको याद करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी का एक खास मतलब है। अच्छा, इसके बाद लिखता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कांट बी मेजर्ड विद 100% सर्टेनिटी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। अब इसमें शेल जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि देखो ये आखिरी शेल है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में बस एक क्लाउड सा नजर आता है, एक बादल सा नजर आता है, ठीक है। तो ये जो बादल है ये दूर तक फैल सकता है हल्का हल्का करके, जो करीब करीब होगा तो काफी डार्क होगा। तो एटम कुछ ऐसा नजर आता है। अब समझ नहीं आता कि एटम कहां तक है, यहां तक है, एटम यहां तक है या एटम इससे भी आगे तक है।
तो वो यही कहता है हमारी बुक वाला कि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कांट बी मेजर्ड विद 100% सर्टेनिटी, यानी हम पक्का नहीं बता सकते कि एटम कितना बड़ा है। दिस इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। अब सवाल ये है कि हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा है एटम, तो हम ये कैसे बता पा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां रहता है या इलेक्ट्रॉन किसी और जगह रहता है, हम ये बता नहीं पा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम ऐसा सोचते हैं, दे द देयर इज ऑलवेज, ये देयर होगा, देयर इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का एक इम्कान होता है एट सर्टन डिस्टेंस। हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शायद यहां पर भी हो सकता है, लेकिन है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, तो यही हम कहते हैं कि वहां एक खास डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान न्यूक्लियस से कुछ फासले पर जरूर होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी यानी कि एक अंदाजे से चलते हैं और फिर हम एटम के अंदर देख पाते हैं, क्योंकि खुद एटम इतना ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि उसको पढ़ना तो इंतहाई नामुमकिन है। तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को देखना और इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, उनकी लोकेशन के बारे में सही बताना, ये थोड़ा सा जरा अभी समझ लें कि हमारे दिमाग के स्कोप से बाहर है। बट हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं। प्रोबेबिलिटी देखो, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं, आप एक कॉइन से टास्क करते हैं, यानी कॉइन टॉस करते हैं और आप कहते हैं हेड आएगा या टेल आएगा। आपने पहले बताया ना हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा तो कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि देयर इज ओनली 2 प्रोबेबिलिटीज। तो आपने दोनों प्रोबेबिलिटी बताई, आप डाइस ले रहे हैं छक्का, आपने छक्का फेंकने से पहले बता देना है कि भाई 6 चीजें आ सकती हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 तो कोई आएगा, 7 नहीं आ सकता। तो 6 के बारे में आपको पहले पता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम एटम के अंदर ये बात जानते हैं कि ये चीजें जरूर होंगी, तो हमने उस तरह से आपको समझाया है। ठीक है, बहरहाल इससे ज्यादा एडवांस अप्रोच आ चुकी है, उसमें फिर जैसे आप मजीद बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां समझेंगे। अब आपको ये वाला फिक्रा जो है ना बड़े एहतियात से समझना है। क्या मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का कहाँ पाया जाना है एग्जैक्टली पता नहीं चलता, लेकिन हम उसके पाए जाने का इम्कान अपने जहन में रखते हुए ही सारी कैलकुलेशंस करते हैं और वो कैलकुलेशन काफी हद तक दुरुस्त साबित हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि हमने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक था। अब अगली बात जो आती है वो आती है शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसका जवाब ये आना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का एक फार्मूला है, ये फार्मूला है इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला है 2n²। n क्या है इसके अंदर, n 1 2 3 4, भाई 1 2 3 4 ये वाली 1 2 3 4, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल वगैरह वगैरह। अब आपने क्या करना है, सपोज कीजिए मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले शेल का n नंबर क्या होता है 1, तो आपने n की जगह 1 लगाना है, 2n² और जवाब आ जाएगा 2। तो इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है पहले शेल में। इसी तरह से सपोज कीजिए आप यहां पर तीसरे शेल में मालूम करना चाहते हैं, 2 3 द पावर यानी 2 3 की पावर स्क्वायर, तो 3 3 द 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से 18 यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी और यहां 32। सारी आपने निकालनी है, निकाल कर देखनी है, मुझे बताना है कि सर आपको ये मुझे समझाया गया था, ये हमें आ गया है, और इसका फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है जी। अब बिल्कुल यही चीज यहां पर आ जाओ कि सब शेल पे पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बेटा इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात याद करनी है, इसके यहाँ थोड़ी लॉजिक्स होंगी, वो आगे चलकर आपको सिखा देंगे। वैसे चैप्टर 1 में मैंने समझाया था, जहां पर हमने ये सीखा था कि पीरियोडिक टेबल कैसे काम करता है। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं एफ में। तो इसको साबित कर लेते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं। देखो भाई, मिसाल के तौर पर आप यूं सोचो कि हम बात करते हैं एन शेल की। अब एन के अंदर क्या कुछ होता है, आप कहते हैं सर एस पी डी एफ सब होता है, इसमें एस भी है, इसके अंदर पी भी है, इसके अंदर डी भी है और इसके अंदर एफ भी है। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी में कितने आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10 और एफ में कितने आते हैं 14। इन सबको काउंट करो, जब काउंट करोगे तो कितने बनेंगे 32। और यही बात हमने इस फार्मूले से यहाँ पे भी निकाली थी कि n अगर 4 होगा यानी n शेल होगा तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अब हम ये बता रहे हैं कि n में 32 इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर होंगे, चूंकि n के रास्ते में मजीद 4 रास्ते हैं,
तो s पर इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, p में 6 होंगे, d में 10 होंगे और f में 14 होंगे, तो तब जाकर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद निकलेगी 32। इसी तरीके से अब आपने कैलकुलेट करना है m के अंदर s p d सबको काउंट करना है और देखना है कि वाकई में m के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 आती भी है कि नहीं आती है। इस तरह k और l को भी मुश्किल वाला मैंने कर दिया है, जो इजी वाला है वो आपने करना है। ठीक है जी, तो यहां तक बहुत क्या जो सारा कुछ था, जो मालूमात थी वो यहां पर कंप्लीट कर दी गई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। बहुत आसान सा टॉपिक है, अभी के भी आपको समझ आ जाएगी, इसको बेहतरीन तरीके से करते हैं। देखो क्या लिखता है, कहता ये है कि अभी हम पढ़कर आए हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। बट डिफरेंस इज ड्यू टू द, अब सवाल यह है कि अगर हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो फिर एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है? तो जवाब आ रहा है, कहते हैं बट डिफरेंस इन इज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसी एटम के अंदर ये पार्टिकल कम है और किसी में ये पार्टिकल ज्यादा है। इसी की बुनियाद पर हम फैसला लेंगे कि एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे चेंज होती हैं, उसके अंदर एक दूसरे की निस्बत कितना फर्क आता है ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, जिसको हम जी से भी शो करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। बड़ी आसान सी बात हो गई ना भाई, किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की जितनी तादाद होगी वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। सपोज कीजिए अगर हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। कार्बन में अगर ये 12 है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इक्वल्स टू द प्रोटॉन, ये वाली बात तो हमने पहले सीखी थी कि अगर प्रोटॉन होंगे एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन अगर 5 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम वैसे तारीफ तो हमेशा यही करते हैं कि एटॉमिक नंबर असल में प्रोटॉन की तादाद है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल जाए न्यूट्रल एटम में तो हम तब भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इसी लिहाज से आप लिख सकते हो, ये आपका छोटा सा एक एमसीक्यू बन सकता है। इस बेस पर कोई छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जी। मतलब हम वैसे तो कह रहे हैं कि जी यानी जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है और वो प्रोटॉन की तादाद है, लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो ऐसा क्यों? तो जवाब ये है कि क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इसलिए जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक पॉइंट और है, एटॉमिक नंबर इज यूनिक। एटॉमिक नंबर क्या है? यूनिक है, खास है। इसका मतलब है कि जब आपके पास एलिमेंट चेंज होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो उसी के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। यानी हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है वो एटम को या एटम के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लिखता है, so elements are arranged in periodic table according to their atomic number। इसकी वजह आपने देखा होगा कि जब हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं, तो जो एलिमेंट पहले आता है उसका एटॉमिक नंबर छोटा है, जो बाद में आता है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर को देखते हुए हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा है। तो ये इंपॉर्टेंस आ गई है कि इसकी एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर कितना अहम होता है। अब आते हैं मास नंबर पर। भाई मास नंबर क्या होता है? मास नंबर के बारे में आपने ये देखना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर ले, प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन को हम कहते हैं जी, न्यूट्रॉन को हम कहते हैं एन, दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास नई चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। तो मास नंबर को हम शो करते हैं ए से। तो अब आपने ये वाली बात याद रखनी है कि मास नंबर क्या है? वो ए है। ठीक है, अब दोबारा देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास, मास नंबर। ठीक है, और सम टाइम एटॉमिक मास के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। अब वो लिखता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। अब कहेंगे सर न्यूक्लियन नंबर क्यों होता है? तो न्यूक्लियन नंबर इसलिए होता है कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में ही होते हैं कौन? प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। चूंकि इन दोनों को ही तो काउंट कर रहे हो, तो आप न्यूक्लियस की बॉडीज को काउंट कर रहे हो, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियन नंबर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। ये मैंने आपको बताया था कि हम जब भी एटम का जिक्र करते हैं
तो और एटम के मास का जिक्र करते हैं जैसे यहाँ कर रहे हैं, तो हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को तो देख रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो वही बात कहता है कि असल में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। दैट्स व्हाई हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गई इंपॉर्टेंट बात। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है कार्बन की। अब कार्बन में क्या है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, न्यूट्रॉन जरूरी नहीं होता बराबर हो, पर हमने बहुत आसान एग्जांपल दी हैं, इसलिए न्यूट्रॉन इसमें आपको बराबर दिख रहे हैं। लेकिन न्यूट्रॉन अगर चेंज हो जाएंगे तो ये आइसोटोप बन जाएंगे। फिलहाल आसान बात दोबारा करते हैं। प्रोटॉन की तादाद जी कहलाती है, तो पूछता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो कहेंगे आप 6। अगर वो पूछता है जी इसका मास नंबर क्या है, तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि 6 और 6 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा जी, मास नंबर। और हम इस एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एलिमेंट के साथ कुछ यूं लिखते हैं, यानी जैसे कार्बन लिखा हुआ है तो नीचे आपके पास ये एटॉमिक नंबर आ जाएगा और ऊपर मास नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन देनी है। बिल्कुल सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही है। ऑक्सीजन में 6 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 8 मिलाकर 16 एटॉमिक मास है इनका, और एटॉमिक नंबर जस्ट 8 है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। सल्फर को देख लो, 16 16 16, ये बिल्कुल वही तरीकाकार है। आपको यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल हल करना है कि आपको एक फार्मूला दिखाया गया था, कौन सा, ऊपर वाला, इसमें ए को डिफाइन किया गया था। अगर हमें इन 3 चीजों में से सिर्फ 2 चीजें पता हो और तीसरी चीज जैसे न्यूट्रॉन के बारे में ना पता हो, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप मालूम कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सल्फर के अंदर, अब हमें नहीं पता न्यूट्रॉन कितने, हमें ये नहीं पता, बस हमें ये बताया गया है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और उसका मास नंबर 32 होता है। तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आप न्यूट्रॉन मालूम कर रहे हो, उसका मास वो दिया जाएगा 32, जैसे ये दिया हुआ है, माइनस जी जो है वो 16। तो अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो जो जवाब आएगा वो न्यूट्रॉन की तादाद होगी सल्फर में। इसी तरह अब आपने क्या करना है, एक मैं आपको एलिमेंट दे देता हूं, जैसे हम दे देते हैं आपको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वो 14 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका 7 है। बताओ इसके न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। ठीक है जी, ये आसान सा सवाल है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके देना है ताकि मैं आपको बताऊं कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। ठीक है जी, ये तो हो गया एटॉमिक मास और मास नंबर के हिसाब से, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुश्किल नहीं था। ये बाकायदा तौर पर आ सकता है कि राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो ये कर लेंगे। और अलग अलग से अगर आ जाता है तो फिर ये जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप के तौर पर आप इसे कर लोगे। और ये छोटा सा आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इस फार्मूले के जरिए से आपने इसको हल करना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के रिलेशन में कुछ बात करनी है। आसान बात मैंने कही, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक तराजू है। अब आपको तराजू लेकर कुछ क्या करना पड़ता है, एक ऐसा कुछ लेना पड़ता है जिसके बारे में आपको मास का नहीं पता, और कुछ ऐसा लेना पड़ता है, यानी कुछ, देखो मैं आम तराजू की बात भी कर रहा हूं जिसमें हम दोनों तरफ वेट रखते हैं। तो एक वेट का इल्म होता है हमें और दूसरे का इल्म नहीं होता, और जिससे इल्म नहीं होता वो हम कंपेयर करके मालूम कर लेते हैं। जैसे अगर एक जगह पर 1 किलो का बट्टा पड़ा है और हम दूसरी तरफ चीनी को तोल रहे हैं, तो जब चीनी क्या हो जाएगी, उस बट्टे के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी, तो कहेंगे चीनी का वजन 1 किलो हो गया। इसे हम रिलेटिव मास बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब एटम को तोलने के लिए कौन सा पैमाना लेकर आए, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास कोई तराजू होगा कि नहीं होगा। भाई एटम तो नजर ही नहीं आता, इतना छोटा होता है कि इसे तोलना इंतहाई मुश्किल है, तो फिर हम एटम को एटम से ही तोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एटम को दूसरे एटम से तोल सकते हैं। इस तरह करने पर हम एक्चुअली एक रिलेटिव मास लेते हैं। अब क्या हम किसी को भी किसी से तोल सकते हैं? नहीं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके हिसाब से ही तोल सकते हैं। समझाता हूं कैसे, लेकिन फिलहाल हम रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM से शो कर रहे हैं। आपने एग्जाम में RAM नहीं लिखना, क्योंकि रैम का वर्ड पहले से किसी और मकसद के लिए बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने देखा होगा। तो बात यहां पर है कि आपको रैम सिर्फ यहां पर मिलेगा, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो भाई, सपोज करो कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड का मतलब वो मास जो ऑलरेडी मालूम हो। जैसे कार्बन का जो लाइटर आइसोटोप है, या कह लें कार्बन को जब से छोटा एटम है, वो 12 मास रखता है।
तो हम इसको एक जगह पे रखकर अगर दूसरे को तोलें, अगर वो इससे दुगना भारी होगा तो उसका वजन 24 होगा, जो इससे हाफ होगा उसका वजन 6 होगा। इस तरह का तराजू नहीं होता हमारे पास, ये मैं आपको बता दूं। हमारे पास जो तराजू होता है वो एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, खास किस्म का आला होता है, लेकिन अभी वो आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको एक सिंपल सा तराजू देके मिसाल समझाई गई है और ये बिल्कुल बेहतरीन है। अब देखो वो कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज नेसेसरी टू नो टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस इन अ करेक्ट वे। ये है जी इंपॉर्टेंस कि आखिर एटॉमिक मास के बारे में या रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो वो कहता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे मास को तो फिर वो सवाल भी गलत हो जाएगा। और वो जितना देखो, सपोज करो आपने खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए आपको सही पता होना चाहिए कि उसमें कितना नमक, कितना उसके अंदर हल्दी, कितना उसके अंदर गोश्त, आलू डलेंगे, तभी जाकर वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनेगा, वरना खाने के काबिल नहीं होगा अगर आपने अपनी मर्जी से चीजें डालना शुरू कर दी। बिल्कुल सिमिलरली हमें भी पता होना चाहिए कि जिन हम रिएक्टेंट्स को मिलाकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या रिएक्टेंट कितने मिलेंगे कि प्रोडक्ट बेहतरीन बन सके। तो ये जो आपके पास एक रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे जैसे आगे चलकर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा, लेकिन फिलहाल अभी छोटा सा टॉपिक है, इसे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अगर आप इसको लिख रहे हो, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ऐसे नहीं आता, शॉर्टली पूछा जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप पहले डेफिनेशन लिख देना और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस लिख देना। मैंने बुक की तरतीब से लिखा है, ठीक है जी। तो पहले डेफिनेशन करते हैं। द मास ऑफ एन एटम, ये किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में कि इसका मास, एन एलिमेंट, ये बेटा फॉर एग्जांपल कोई भी एटम है, किसी एलिमेंट का एटम होगा, कहता है रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप। जो लाइटर आइसोटोप होता है इसका मतलब होता है वजन में हल्का। देखो बेटा, आइसोटोप के बारे में ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो कि हमारे पास कार्बन एक ऐसा भी होता है जिसका मास 12 होता है, एक ऐसा भी होता है जिसका 13 मास होता है। तो सबसे कम मास कौन सा है, 12, तो इसको हम कहते हैं लाइटर, हल्का। तो कहता है लाइटर आइसोटोप आपने ले लेना है, ठीक है, किसका, कार्बन का। एक तरफ आपने वो ले लेना है और दूसरी तरफ वो जिसके बारे में जानना चाहते हो। कहता है टेकन एज 12, यानी वो कार्बन जिसका मास 12 हो वो ले लेना है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। दोबारा देखो, मैं दोबारा बात करता हूं, एक ऐसा मास ऑफ एन एटम, एक एटम के एटम का जो किसी एलिमेंट का पार्ट है, उसका मास कैसे ले रहे हो, रिलेटिव टू, मवाजना करते हुए, टू द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12, उस कार्बन के एटम से जिसका वजन 12 लिया जाता है। और इसको यानी जो मास निकलेगा उसको हम AMU से शो करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब आपको पूछता है कि इसको डिफाइन करो, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो आप ये सोचो कि हमने एक कार्बन लिया है, ठीक है, उस कार्बन के 12 हिस्से कर लिए हैं, तो ऐसे समझ लो हमने 12 हिस्से कर लिए हैं, ज्यादा भी कर लें। अच्छा, अब इसमें से समझ लीजिए, मैं इसको समझ लें 12 हिस्से हो गए, समझ लें इसमें से एक हिस्सा निकालते हैं। जो एक हिस्सा हमने अलग किया है 12 में से एक, इसको हम कहते हैं 1/12 पार्ट। यानी हम पूरे कार्बन के एटम से मवाजना नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, 1/12 पार्ट से। क्यों, क्योंकि खुद सोचो, कार्बन का वजन अगर हम समझ लें 12 है और उसके 12 हिस्से कर लें तो हर एक का वजन कितना होगा, एक। और इसी को ही हम कहते हैं 1 AMU। यानी हम कार्बन 12 के, यानी ऐसा कार्बन जिसके वजन 12 हो का अगर 12वां हिस्सा ले लें तो वो हिस्सा 1 AMU के बराबर है। अब इसको हमारी बुक कैसे लिखती है, वो लिखती है इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी हम कार्बन का वो एटम लेते हैं जिसका वजन 12 है, उसका अगर 112वां, 1/12वां हिस्सा तस्वर कर लिया जाए तो वो रिलेटिव, वो एटॉमिक मास यूनिट है, AMU है। इसको थोड़ा सा अगर हम किलोग्राम में तब्दील करना चाहें तो ये बेटा आपके पास एक MCQ के तौर पर आएगा कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67377 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। बाकी हाइड्रोजन जिसका वजन 1 होता है उसका AMU में 1.007 है, और जो सल्फर 32 है उसका AMU के अंदर वजन 31.9, यानी 32 के करीब करीब है, 31.972। अगर राउंड ऑफ करो 32 ही बनेगा, और इसको भी राउंड ऑफ करो तो 1 ही बनेगा। तो इसका मतलब है जो हम बोलते हैं ना H1, तो उसका AMU में वजन भी 1 के करीब होगा। अगर हम बोलते हैं सल्फर 32 तो उसका मास भी या रिलेटिव एटॉमिक मास भी 32 के करीब होगा। अच्छा जी, अब आते हैं
कैलकुलेशन पर कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो आप एक चीज सोच के चलो कि आपके पास हाइड्रोजन है 3 किस्म के, 1 2 3, इस तरह कार्बन भी 3 किस्म के हो सकते हैं। हाइड्रोजन के पहले किस्म के हाइड्रोजन में मास होगा 1, किसी दूसरे हाइड्रोजन का मास होगा 2, किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम का या तीसरे का वजन होगा 3, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। यहीं पर ही आपकी तारीफ बनती है कि ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हों, ये शर्त है एक ही एलिमेंट के हों, जैसे हाइड्रोजन के, तो ऐसे एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो हम इनको एक दूसरे का आइसोटोप बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में थोड़ा सा आगे चलकर हम एक कैलकुलेशन का मतलब है हम ये मालूम करना चाहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हमें कुछ समझ में होना चाहिए। क्या समझ में होना चाहिए? रिलेटिव आइसोटोपिक मास। देखो भाई, इस आइसोटोप और इस आइसोटोप, सब आइसोटोप के मास पता होने चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आइसोटोपिक अबंडेंस। देखो ये 3 हाइड्रोजन है, अगर मैं एक मुट्ठी के अंदर क्या करता हूं, इनको भरता हूं, एक मेरे पास जार है उसमें हाइड्रोजन एटम पड़े हुए हैं, मैं उसमें से एक मुट्ठी निकाल लेता हूं। अब मुट्ठी निकालने के बाद मैं तसव्वुर करता हूं कि मेरे पास उसमें टोटल एटम की तादाद 100 है, 100 है। अब मैं गिनता हूं इनमें से कौन से वो हैं जिनका वजन 1 है, इनमें से कौन से या कितने वो हैं जिनका वजन 2 है और किसका वजन 3 है। जब मैं इन सबको कैलकुलेट कर लूंगा ना कि भाई जो वजन 1 रखते हैं उनकी तादाद है 99 या 98, और एक ये मिला है, एक ये मिला है, तो मैं यूं कहूंगा कि इसकी जो परसेंटेज यानी 100 में से अबंडेंस है वो 98 है, इसकी 1 है, या इसकी से भी इसकी बहुत कम होती है, इसलिए मैंने ऐसे बताया। लेकिन अगर रफली आप सोचो कि हम मान लेते हैं कि इनमें से 60 वो हैं जिनका वजन 1 होता है, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन 1 की नेचुरल अबंडेंस 60% है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर किसी की अबंडेंस भी मालूम करोगे। अब दो चीजें हो गई, एक तो आपको आइसोटोप का मास पता हो, और दूसरा आपको आइसोटोप की अकरिंग यानी जो नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं वो पता होनी चाहिए। इसको हम शो करते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस को P से, और रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मास को शो करते हैं M से। अब फार्मूला क्या बना, पहले मास लिखो, फिर अकरेंस मल्टीप्लाई करो, सॉरी प्लस करो, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, ये आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप का मास और उसकी अबंडेंस, ये सेकंड आइसोटोप और उसकी अबंडेंस, ये थर्ड आइसोटोप, इसी तरह आगे चलते चले जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल बुक ने हमें दी है इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए, ये फार्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आपके पास एक क्रिप्टॉन की एग्जांपल है, वो कहता है क्रिप्टॉन के बेटा आइसोटोप 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकते हैं। फिलहाल क्रिप्टॉन के यहाँ पर जो आइसोटोप दिए गए हैं वो 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। इन सब का मास बिलतरतीब 80 से लेकर 85 तक है, और इनकी अबंडेंस 2%, 12%, 57%, 17% है। अब आप इन सारे डेटा को उठाओ और यहाँ पर इसको पुट कर दो। देखो ये आपके पास M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस चलते जाओ, और जितना जितना यानी इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज से, इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज, सब ऐसा करने के बाद सबको जमा करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, जिसको AMU में जाहिर कर सकते हैं। तो रिलेटिव या देखो बेटा रिलेटिव का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये रिलेटिव जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, बट ये है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन रिलेटिव करना तो बेहतर रहेगा। तो अब आपने एक काम करना है मजीद भी, वो काम क्या है, ये तो मैंने बुक की जो एग्जांपल है वो दे दी है, हम एक बुक की एग्जांपल और भी लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास आपकी बुक है, इस बुक के अंदर अब हम आखिर में चले गए हैं, यानी कैलकुलेशन हमने कर ली है। इस कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास में ये फार्मूला है, ये क्रिप्टॉन की एग्जांपल है। अब पेज पलट लो, पेज पलटने के बाद आपके पास एक और आता है सैंपल एक्सपेरिमेंट या सैंपल एग्जांपल। ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर हल हो गई है, इसका आंसर आया हुआ है। तो सैंपल एग्जांपल नंबर 2 आपने खुद करनी है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो मिसाल के तौर पर आपको यूं समझो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन नहीं मालूम, देखो क्या मालूम है, पहले रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम नहीं था, वो हमने मालूम किया था। अब वो तो उसने दे दिया, लेकिन उसने क्या देना था, क्लोरीन, उसकी अबंडेंस, फिर दूसरा क्लोरीन, फिर उसकी अबंडेंस। तो पहले क्लोरीन का मास नहीं दिया, यही हमें मालूम करने को कहा है। तो आपने फार्मूला में हर चीज पुट करनी है।
जो चीज कैलकुलेट हो सकती है उसे कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करते जाना है, 100 को वहां रख के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इनको जमा जरब करते करते आखिर में कुछ ये बचेगा कि क्लोरीन अकेला रह जाएगा, बाकी सारी रकम दूसरी तरफ चली जाएगी और चले जाने के बाद बिल आखिर आपके पास क्लोरीन का मैस निकल आएगा 34.95। इस तरह आप मैस भी खुद निकाल सकते हो। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया है कि देखो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस क्लोरीन का उसने दे दिया और बता दिया। क्लोरीन 35 का नहीं बताया, क्लोरीन 37 का बता दिया है, ठीक है, कि उसका क्या मैस होता है। तो आपने ये मैस मालूम करना है। अब ये बात दिमाग में रख लो कि जो मैस होगा ना वो इसके करीब तरीन होगा, 35 के करीब। तो हमारी बुक का जो आंसर आ रहा है वो भी तकरीबन यही है, 34.95। तो ये आपने एहतियात से करना है, ठीक है जी। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड, ठीक है। आइसोटोपिक अबंडेंस उसने सबकी दे दी है, 2.1, 24.0, 22, 52 रिस्पेक्टिवली किस तरह से, 204 मल्टीप्लाई बाय 2 करना, 206 मल्टीप्लाई बाय 24 करना, इस तरह सबको मल्टीप्लाई करना, जो जवाब आते रहे उन सबको प्लस करना और फिर 100 पे डिवाइड कर देना। आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने क्या क्या आंसर निकाला। देखते हैं कितने लोगों का सेम आता है और फिर अगर गलत आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले मैं आगे चलूं एक्सरसाइज की तरफ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझाना चाहता हूँ। चंद एक चीजें हैं जो कि आपने मजीद समझनी है। वो किस तरह से, देखो ये आपके पास हम चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर के शुरू से। चैप्टर के शुरू में चंद एक चीजें आ रही हैं, जैसे कि ये देखो, ये आपके पास कुछ कंपाउंड है। जैसे आप इसे कह सकते हो कि ये ब्रोमीन है, ये आपके पास तकरीबन सल्फर है, ये गोल्ड है, ठीक है। फिर आगे चलें, यहाँ पर आता है, ये आपको नजर आता है, तो आपने अच्छी तरीके से इसको हल करना है, समझना चाहिए आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको नजर ना आया हो। तो ये आपके पास, आपसे ब्रोमीन कर लो। अच्छा, इसके बाद चलो मजीद आगे, यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आओ। अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में लिखा है, ऑल्दो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000th ऑफ द साइज ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस इतना छोटा है कि अगर हम माने कि देखो 100,000 टाइम्स बड़ा है एटम और उसमें एक जो है ना हिस्सा सिर्फ न्यूक्लियस का है, तो इट कंटेन्स मोर देन 99.9% ऑफ मास ऑफ एटम। तो ये बता रहा है कि सारे इतने बड़े एटम के अंदर एक छोटा सा जर्रा जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, सारा वजन असल में वहीं पर ही देखने को मिलता है। अच्छा ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी है, ये आपका एमसीक्यू भी है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ रही है, ये भी आप देखो। मिसाल के तौर पर वो कहता है, द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद द नेकेड आई, हाउएवर द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू सी एटम्स। तो एटम को देखने के लिए एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी माइक्रोस्कोप है, जिससे हम ये दलील देते हैं कि हमें नजर तो नहीं आ रहा एटम, बट एटम है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, द लार्जेस्ट एटम सीजियम इज अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स बिगर देन द स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन या एटम ऑफ हीलियम। तो आपको याद रखना है कि हीलियम पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा और जो सीजियम है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो आपकी किताब के हिसाब से है। तो आप बताना है कि सीजियम कितना बड़ा हुआ, 9 टाइम्स बड़ा हो गया। फिर एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आती है, that is about the changing the number of electrons of an element from ions while changing the number of neutrons of an element from isotope। यानी एक एटम से आइसोटोप बनाना है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद को तब्दील करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। फिर कुछ आइसोटोप का पूरा जिक्र था, तो ये सब कटवा दिया गया है, चूंकि क्या कहते हैं आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए फिलहाल इसको नहीं कर रहे। बट मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, वो बता देता हूं मैं आपको। ये मैंने छोटा सा हिस्सा निकाला है आइसोटोप का, ठीक है। आप चंद एक यहाँ पे लाइंस हैं वो अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन करने के बाद इसको याद कर लो थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे की पॉइंट वैसे उन्होंने कटवाए नहीं है, तो की पॉइंट में ये चीजें मौजूद हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आइसोटोप से रिलेटेड बात कहता हूं कि ये याद कर लेना। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है केमिकल, लेकिन फिजिकल चेंज होती है, ठीक है। थोड़ा ये आपने याद करना है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी सेम होती है पर दिखने में मुख्तलिफ है। जैसे कि फार्मूला लगा लो H2O, ये आप सबको आता है, लेकिन एक फार्मूला और भी होता है D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड यानी H, जैसे H2 है ना, H की जगह B लगाया
तो डाई ड्यूट्रियम बोल लो या सिर्फ ड्यूट्रियम ऑक्साइड बोल लो तो भी ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास ये चेंज हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, हैवी वाटर कहलाएगा D2O। ठीक है, फिलहाल इतना है नहीं बुक में इसलिए मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। आगे चलते हैं नंबर 11 पर। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट मे बी स्टेबल और रेडियो एक्टिव। ये अपनी जगह पर रह भी सकता है और सम टाइम ये बहुत सारी रेडिएशन खारिज करके तब्दील भी हो जाता है। मतलब आज वो और है, हो सकता है चंद मिनटों बाद, चंद दिनों बाद और सम टाइम कुछ सालों बाद, और इवन के कुछ ऐसे हैं जो कई सदियों के बाद एक नए किस्म के एटम में तब्दील हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैव मेनी यूजफुल एप्लीकेशन इन द मेडिसिन, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंड दे थ्रो आउट रेडिएशन। ठीक है, तो रेडियो खतरनाक भी होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं, इसलिए इनकी रेडिएशन से बचना भी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद वापस आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल से कोई रहती है तो वो कर लो, बाकी आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके अलावा भी कोई ऐसी बात हो जो आपने पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, तो ये आपने लगा लेने हैं। सबसे पहले आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं एट द मोस्ट ऑफ द थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में मैंने आपको निकालना सिखाया था। थर्ड शेल में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। डी में 10, एस में 2 और पी में 6, मिला के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2n² के फार्मूला से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो सिखा दिया है, उसको सीखो। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट के अंदर, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मैंने ऑक्सीजन आपको बताया 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद ये फार्मूला आपने लगाना है, नाइट्रोजन 14 की अबंडेंस 99 है, यानी 14 को 99.64 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे 14 को मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दोगे 100 पर, जो आंसर आएगा वो आपने लगा लेना है। इसका जवाब एक सिंपल भी था, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी पाई जा रही है, 99%। कौन है, 14, तो आंसर 14 के करीब तरीन वाला देखना है। ये आप बगैर कैलकुलेट किए भी अंदाजा कर सकते हो। इसी बार लिखता है व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट, यानी कुछ नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स को। तो वो कहता है क्यों नहीं होता, न्यूक्लियस में क्यों इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे रहते हैं, तो वो कहते हैं पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वहां पर एक फोर्स है जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर क्यों नहीं गिर जाते, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है। तो वजह यह है कि वो मुसलसल घूमते रहते हैं, घूमने की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं पर करीब नहीं आते इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद तकरीबन ये पोर्शन खत्म हो गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको मजीद सम अप कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए अगर कोई ऐसा मसला है तो। देखो भाई, क्वेश्चन है why is it said that almost all the mass of an atom is concentrated in its nucleus। तो आपने कहना है क्योंकि एटम में सबसे भारी जर्रे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस के ही मास को हम एटम का मास मानते हैं। Why are elements different from one another? एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। How many neutrons are present in the बिस्मत में खुद निकालना है बिस्मत के लिए, इसका जो A है वो 2 क्या कहते हैं 10 है और जिसका Z है 83 है। तो आपको फार्मूला बता दिया था, A में से Z माइनस करो, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लिखना भी सही बिस्मत का इतना है ताकि मुझे पता लग जाए। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इसमें लिखता है व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल। जब हम फर्स्ट से सेकंड शेल की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करना होता है वो तेज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये वाली बात भी सही है। उसके अलावा आप ये बुक के हिसाब से लिखो कि एज वी मूव फार्दर, जैसे हम दूर हरकत करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो वही लाइनें उठाकर यहाँ पर लिख दो, इस सवाल का जवाब बनेगा। Why is it needed to lower the pressure of the gas inside the discharge tube? देखो हमने इसमें से रेज गुजारनी होती हैं। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में पहले से ही बहुत सारी गैस ऑलरेडी भरी होगी तो वो रेज गुजरना मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना होता है, प्रेशर को कम करना होता है। What is the classical concept of electron? How
हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज विद टाइम। देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये था कि एटम एक फ्लैट मॉडल है जिसमें दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, एक चूड़ी की तरह का, एक छोटी चूड़ी, फिर वो रखी हुई है एक बड़ी चूड़ी के अंदर, और वो बड़ी चूड़ी एक और बड़ी चूड़ी के अंदर रखी हुई है, चूड़ी छल्ला कुछ भी कह लो। तो ये जो आपके पास है ये पुराना मॉडल था, लेकिन आज का मॉडल वो है जिसमें एटम गोल है, वो का मतलब एक बॉल की तरह है। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है फिलहाल, ठीक है। इसके बारे में लिखना आ जाए तो सही, कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसको राइट करके लिखिएगा कि सर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो मैं उसको यस नो कर दूंगा और कुछ तब्दीली होगी तो वो बता दूंगा साथ। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये बेटा आपने खुद करने हैं। ये सारे आइसोटोप वगैरह दिए हुए हैं, बैरल की अबंडेंस भी दी हुई है, आप इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हो, पर ये खट हो गए हैं, ये आपने नहीं करने। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद नहीं है, और आखिर में लिखता है अ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम, कमेंट इन द स्टेटमेंट या ऑन द स्टेटमेंट, यानी ये बताओ क्या एटम भी एक सोलर सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो जवाब है यस, एटम में भी चूंकि दरमियान में न्यूक्लियस है और सोलर सिस्टम में दरमियान में सूरज है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द सेम वे all the planets are moving around the sun, so both the atom and the solar system resembles, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, are similar, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ लिख के खत्म कर देनी है। इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में। अब तक आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो बेटा जरूर बताइएगा, और लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों को भी बताकर जाना है, ठीक है। और जो आपकी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।